गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम यह स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से बोर के परमाणु सिद्धांत से हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम की, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जगह डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है, उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है और उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वह फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है। तो जब ऊर्जा प्रदान की जाती है तो हाइड्रोजन गैस का ये इलेक्ट्रॉन, जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ऊर्जा प्राप्त करके और हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से जब वह ऊर्जा का अवशोषण करता है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है, जिसमें डार्क लाइंस प्राप्त होती है। और यह इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से, जो कि उसकी उत्तेजित अवस्थाएं हैं, जंप करके और पुनः अपनी मूल आद्यावस्था यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है, अर्थात वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं की प्राप्ति होती है। तो इस चित्र की सहायता से यहाँ पर हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल, यहाँ आप देख पा रहे हैं बाईं ओर एनर्जी लेवल्स हैं, जहाँ n=1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, n=2 सेकेंड एनर्जी लेवल, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7 7 ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन के परमाणु के प्रदर्शित किए गए हैं। और यदि इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल से और लोअर एनर्जी लेवल्स में आता है, तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की जो उत्पत्ति होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं प्राप्त होती है, वो किस प्रकार से रेखाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल, अर्थात सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके और फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो जो रेखाओं की प्राप्ति हो रही है वह लाइमन सीरीज कहलाती है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बाहर या हायर एनर्जी लेवल्स में से किसी भी, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या 7th एनर्जी लेवल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके और जब सेकेंड एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है, तो बामर सीरीज की लाइन प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करके थर्ड एनर्जी लेवल में, तीसरे ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, तो पाश्चन श्रेणी की रेखाओं की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से जब वह क्रमशः फोर्थ और फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जंप करके, तो क्रमशः ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज की रेखाओं की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट और फुंड 5 प्रकार की जो रेखाओं की श्रेणियां हैं, ये प्रदर्शित होती हैं। और इन रेखाओं की जो स्थिति होती है वो कहाँ स्थित होंगी स्पेक्ट्रम में, वह बोहर के सिद्धांत से जो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बोहर ने दिया, उस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात की जा सकती है कि ये जो रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, वे किस फ्रीक्वेंसी पर उनके मिलने की संभावना है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंतर्गत जो रेखा प्राप्त हुई है वह किस फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होगी। यहाँ ये हम ज़रा इस बात को समझते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल से जंप करता है, हायर एनर्जी लेवल को यहाँ N2 से प्रदर्शित किया गया है,
और लोअर एनर्जी लेवल को N1 से प्रदर्शित किया गया है। तो जो डेल्टा ई है यानी कि दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का जो अंतर है, डिफरेंस है, वह En2 माइनस En1 के बराबर हो जाता है। तो En2 जो है वह एनर्जी लेवल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और En1 वह एनर्जी लेवल है जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है वह ऊर्जा का अंतर है डेल्टा ई, और यह h न्यू के बराबर होता है, जहाँ h जो है वह प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होती है, और न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है इमिटेड लाइट की। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है, बिकॉज न्यू जो है वो c/λ के बराबर होता है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्बडा जो है वह उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वह यह रूप ले लेता है कि En2 माइनस En1 इक्वल टू hc/λ। यहाँ से अगर हम 1/λ, जिसे हम न्यू बार या वेव नंबर कहते हैं, वह निकाल दिया जाए, तो जो दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी है क्रमशः En2 माइनस En1 अपॉन hc से ये वेव नंबर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या बोर के सिद्धांत से की जाती है। यहाँ हम अगले वीडियो में जानेंगे कि En2 और En1 की गणना किस प्रकार से की जाती है। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रमीय रेखाएं प्राप्त होती हैं इनकी स्थिति कहाँ होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फुंड सीरीज़, इनके लिए N1 की वैल्यू यानी कि जिन कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वह क्रमशः 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, जबकि जो N2 की वैल्यू है वह N1 से हायर वाले सारे एनर्जी लेवल्स उसमें प्रदर्शित है। जैसे लाइमन सीरीज़ के लिए N1 का मान 1 है तो N2 का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जो लाइमन श्रेणी की रेखाएं होती हैं ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्राप्त होती है, जहाँ की उत्सर्जित विकिरण की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जो हम कहें वह 4000 एंगस्ट्रॉम से कम रहता है। इसी प्रकार से जो बामर श्रेणी की रेखाएं हैं वह स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, दृश्य क्षेत्र में, जहाँ पर कि वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है, में स्थित होती है। जबकि पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज की रेखाएं जो हैं ये 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक वेवलेंथ वाले रीजन में प्राप्त होती है और ये इंफ्रारेड रीजन में स्थित होती हैं। जो लास्ट फुंड सीरीज है ये फार इंफ्रारेड रीजन में देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम ये कह सकते हैं कि बोर के सिद्धांत ने ठीक तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। अगले वीडियो में हम इसकी शेष बातें जानेंगे। धन्यवाद।